अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह के रोज़ाना का हम जो अपना लेक्चर है उसका आगाज़ हदीस मुबारक से करते हैं, तो आज भी हम अपने लेक्चर का आगाज़ हदीस मुबारक से करेंगे। हज़रत जाबिर बिन हयान से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरेलू खच्चरों, गधों और शिकार करने वाले दरिंदों, चरिंद परिंद का गोश्त ग़ज़वा खैबर के मौके पर हराम करार दिया। उम्मीद है जो हमने सुना सुनाया इस पर अल्लाह हमें तौफीक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। और आज हम अपना नया चैप्टर जो कि वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम है वो शुरू करेंगे। और जिस टॉपिक पे हम सबसे पहले बात करेंगे वो है हमारा वेक्टर्स। ठीक हो गया, तो आए बगैर वक्त ज़ाया किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जिस तरह के आपको ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो हमारे पास 5 कैटेगरीज में हम क्या करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला है वो हमारे पास है रेशो, दूसरे नंबर पे स्केलर्स आता है, तीसरे नंबर पे वेक्टर्स, चौथे पे फेजर और पांचवें पे टेंसर। ओके, सबसे पहले अगर हम लोग देखें रेशो को, तो जो रेशो है हमारे पास होती है कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन उसका नो यूनिट, कोई यूनिट वगैरह उसका ना हो। ठीक हो गया, फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेन, ये हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज हैं, इनका क्या है, हमारे पास मैग्नीट्यूड तो होता है, कुछ हजम तो होता है, लेकिन इनका हमारे पास यूनिट वगैरह कुछ नहीं होता। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है स्केलर्स। इसमें हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और यूनिट भी होता है। ठीक हो गया, फॉर एग्जांपल 5 मीटर, 5 मैग्नीट्यूड, मीटर इसका यूनिट, 7 किलोमीटर, 7 मैग्नीट्यूड, किलोमीटर यूनिट, ETC। ठीक है, उसके बाद आ गया वेक्टर्स, इसको आगे चल के देखेंगे। उसके बाद बात करते हैं फेजर पे। फेजर जो हमारे पास है ये ऐसी क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी होता है, यूनिट भी होता है और इसका फेज भी होता है। ठीक हो गया, मिसाल के तौर पे सिंपल हार्मोनिक मोशन और AC सप्लाई। ठीक हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन और AC सप्लाई। उसके बाद आता है टेंसर्स। जो हमारे पास टेंसर है ये क्या है, इसका हमारे पास मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर्स इज कॉल्ड टेंसर। ठीक हो गया, के स्केलर्स और वेक्टर्स को मैथमेटिकल जो रिप्रेजेंट करने का मेथड है वो हमारे पास टेंसर्स कहलाता है। ठीक हो गया, फॉर एग्जांपल स्केलर को हम लोग कहते हैं 0 रैंक। इसमें हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है लेकिन नो यूनिट। ठीक हो गया, उसके बाद जो वेक्टर है उसको हम लोग कहते हैं 1 रैंक। इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है और यूनिट भी होता है। ठीक हो गया, उम्मीद है आप लोगों को ये 4 चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक हो गया, सबसे पहले बात की रेशो पे, उसके बाद बात की स्केलर्स पे, उसके बाद बात की फेजर पे, उसके बाद की टेंसर पे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी। इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है उस पे आते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, वेक्टर्स। ठीक है, और वेक्टर्स में हम क्या करते हैं, वेक्टर्स पे डिटेल में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि वेक्टर हमारे पास क्या चीज है। तो आए देखते हैं जी वेक्टर क्या है। अच्छा, आप लोगों ने
जो वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी होती है, आप लोग कहते हो फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। ठीक हो गया। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका हमारे पास मैग्नीट्यूड भी हो, यूनिट भी हो और डायरेक्शन भी हो, वो क्या कहलाती है? वेक्टर कहलाती है। लेकिन ये डेफिनेशन गलत है। किस तरह गलत है? मिसाल देखो, मिसाल के तौर पे अगर ये डेफिनेशन ठीक है तो फिर ये जो करंट है इसको वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। अगर आप लोग ये डेफिनेशन को ठीक कहते हो तो फिर करंट को वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। लेकिन जो करंट है वो हमारे पास क्या है? स्केलर है। जबकि करंट के पास ये तीनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है, डायरेक्शन भी है। ठीक हो गया। लेकिन करंट हमारे पास क्या है? वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब यह देखें, जो करंट की असल डेफिनेशन है, सॉरी वेक्टर की असल डेफिनेशन है, उसमें एक चीज और भी आती है। ये तीन चीजें तो होंगी, एक चौथी चीज भी है। वो क्या है? कहता है फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, यूनिट एंड फॉलो वेक्टर अलजेब्रिक लॉ। सबसे मेन चीज ये लॉ है। जो चीज इन लॉ को फॉलो करेगी वो चीज वेक्टर बन जाएगी, और जो इनको फॉलो नहीं करेगी वो क्या बनेगी? वो स्केलर होगी। अब ये जो करंट है, फर्ज करिए आप लोगों के पास एक कंडक्टर है, ठीक है, इसमें क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की खास डायरेक्शन है, इस सिमट के अंदर फ्लो कर रहे हैं। और जो करंट है उसका हमारे पास यूनिट है एम्पेयर। ठीक हो गया। इसमें क्या है? चार्ज फ्लो कर रहा है तो इसको एम्पेयर सेकंड कह दो। ये हमारे पास इसका एक यूनिट है और एक खास डायरेक्शन भी है। ठीक हो गया। और इस करंट का कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा। फर्क करो, 5 एम्पेयर का करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है। ठीक हो गया। यहाँ 5 एम्पेयर सेकंड के चार्जेस के अंदर फ्लो कर रहे हैं और इनकी एक खास सिमत भी है। लेकिन ये क्या करता है? ये हमारे पास इस डोंट फॉलो अलजेब्रिक लॉ। लेकिन ये जो करंट है ये हमारे पास क्या करता है? अलजेब्रिक लॉ को फॉलो नहीं करता। जब ये अलजेब्रिक लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। हमारे पास क्या होगा? ये वेक्टर नहीं रहेगा। ठीक हो गया। इस चीज को आप लोगों ने क्या करना है? ज़हन में रखना है कि जो चीज मैग्नीट्यूड रखती हो, डायरेक्शन भी रखती हो, उसका कोई खास यूनिट भी हो, ये जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास क्या होगी? वेक्टर होगी। वेक्टर होने के लिए जरूरी है कि वो क्या करे? वो वेक्टर के अलजेब्रिक लॉ को फॉलो करे। अगर तो वो वेक्टर के अलजेब्रिक लॉ को फॉलो करती है तो वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वो अलजेब्रिक लॉ को फॉलो नहीं करती तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? स्केलर हो जाएगी। ठीक हो गया। अगर इस वेक्टर की मिसाल देखें तो हमारे पास कहता है वेलोसिटी। वेलोसिटी में हम लोग क्या कहते हैं? हम कहते हैं 5 किलोमीटर। अच्छा, इसमें आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है, इसको फिलहाल ये आगे जाके इसकी रिप्रेजेंटेशन में मैं आपको बताऊंगा। 5 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है। वो कहता है एक कार है, वो क्या किया? उसने 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ मूव की है। इसमें आपने हमेशा याद रखना कि आपको कोई ना कोई डायरेक्शन दी गई होगी। ये जो यूनिट है और मैग्नीट्यूड है ये तो स्केलर का भी होता है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि ये क्या होगा? एक तो इसमें डायरेक्शन दी होगी और दूसरा ये अलजेब्रिक लॉ को फॉलो करेगा। इसमें एक खास डायरेक्शन है। कार किधर जा रही है? नॉर्थ की तरफ जा रही है। डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट। अभी आप लोगों को पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट वगैरह है वो भी क्या हुआ, एक खास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो एक खास किसी खास समत के अंदर कोई फासला तय हुआ है, वो हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जाहिर बात है अगर वो किसी खास डायरेक्शन के अंदर तय हुआ है तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास वेक्टर होगा, उसकी कोई खास डायरेक्शन होगी, मतलब वो किसी खास समत में फासला तय हुआ है तो उसकी हमारे पास डायरेक्शन होगी। देखो ना, आप लोगों ने कहीं जाना है, आप लोग इधर से आ रहे हो, ठीक हो गया, आप लोग के पास दो रास्ते हैं, एक ये वाला रास्ता है पहुंचना आप लोगों ने यहां पे, एक ये वाला रास्ता है, एक ये वाला रास्ता है। अब ये आप लोग क्या करोगे, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, यहां से इस तरफ को जाओगे, अगर आप लोग ये वाला रास्ता फॉलो करते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी। आप लोग जो शॉर्टेस्ट रास्ता इस्तेमाल करोगे इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, वो आप लोगों के पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक हो गया, ये इसकी दो मिसालें देख ली। उसके बाद हम बात करते हैं, वो कहते हैं वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड, subtracted, multiply and divided by simple mathematics। ठीक है, वो कहते हैं कि जो वेक्टर है वो हमारे पास क्या होगा, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होगा, सिंपल मैथमेटिक्स के साथ। किस तरह होगा, वो कहते हैं वेक्टर्स are added or subtracted, multiply and divided, follow algebraic और trigonometric laws। ठीक हो गया, वो कहता है जो वेक्टर है वो हमारे पास क्या होंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड सिंपल मैथमेटिक्स से नहीं होंगे। ठीक है, वो हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास अलजेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक लॉ से ऐड अप होंगे। ठीक है, ये लॉज हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे इनको ऐड अप करने के लिए। उसके बाद वो कहता है वेक्टर्स फॉलो, क्या फॉलो करते हैं, वेक्टर कैलकुलस। जो पीछे आपको लॉ बताए हैं उनके जरिए क्या इस्तेमाल करते हैं, वेक्टर कैलकुलस। ठीक हो गया, और ये जो वेक्टर कैलकुलस है ये क्या है हमारे पास, different from mathematics। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास नॉर्मल मैथ है उससे हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक हो गया, उसके बाद एक और पॉइंट आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि वेक्टर्स आर not added and subtracted by arithmetic algebra। क्या कहता है कि वेक्टर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते अरिथमेटिक अलजेब्रा से, लेकिन इसके लिए कंडीशन है, इफ vectors are parallel or anti-parallel, vectors are parallel or anti-parallel, they are added। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोगों ने ध्यान में रखना है। कहता है वेक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते अरिथमेटिक अलजेब्रा से, लेकिन अगर वेक्टर जो है वो पैरेलल या एंटी पैरेलल हो। ठीक है, पैरेलल का मतलब एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हो, एंगल दोनों के दरमियान 0 डिग्री हो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री।
ठीक है, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंटी पैरेलल। ठीक है, वेक्टर वो कहता है या तो पैरेलल हो, मतलब एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हो। ठीक है, ये भी इधर को आ रहा है, ये भी इधर को आ रहा है, और इधर एंटी पैरेलल, अगर एक ऊपर है तो एक नीचे। ठीक है, अगर तो वेक्टर पैरेलल है तो क्या होगा, वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो वो क्या हो जाएंगे, ऐड अप हो जाएंगे अरिथमेटिक अलजेब्रा से। लेकिन अगर उनको आप सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो क्या होंगे, अरिथमेटिक अलजेब्रा से आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट देखो, वो कहते हैं, उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो कहते हैं वेक्टर्स फॉलो पैरालेलोग्रामिक लॉ। ठीक है, वो कहते हैं वेक्टर कौन सा लॉ फॉलो करते हैं, पैरालेलोग्रामिक लॉ। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके पास ओ ए है, बी और सी, ये आप लोगों के पास रिजल्टेंट है। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इसमें वो कहता है ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, मतलब ओ ए ओ बी ओ सी के बराबर होंगे। इसके रिजल्टेंट क्या है, ओ सी। वो कहता है वेक्टर कौन सा लॉ फॉलो करते हैं, वेक्टर फॉलो पैरालेलोग्रामिक लॉ। ठीक है, उसके बाद ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन की मैंने आपको बात बता दी कि पैरेलल एंटी पैरेलल, और कौन सा लॉ फॉलो करते हैं, वेक्टर आल्सो फॉलो वेक्टर कैलकुलस, जो कि डिफरेंट होता है मैथमेटिक्स से, वो फॉलो करके आप लोगों को क्या बताते हैं कि हमारे पास वेक्टर है या स्केलर है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एक और पॉइंट है, वो कहता है वेक्टर एंड स्केलर्स आर नॉट एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, एडेड और सबट्रैक्टेड। ठीक हो गया। वो कहते हैं आप लोग वेक्टर को स्केलर के अंदर क्या कर सकते हो, ना ऐड कर सकते हो ना उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये पॉइंट याद रखना है, वेक्टर एंड स्केलर आर नॉट एडेड और सब्ट्रैक्टेड। क्या मतलब, आप एक वेक्टर को स्केलर के अंदर ऐड नहीं कर सकते और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते, और ना ही एक स्केलर को वेक्टर के अंदर ऐड कर सकते और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, वेक्टर डज नॉट अक्कर इन डिनोमिनेटर। अच्छा, दूसरा पॉइंट वो क्या कहता है कि वो कहता है जो हमारे पास वेक्टर है वो कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर नहीं आएगा, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, जो वेक्टर है हमारे पास वो किधर क्या करेगा, डिनोमिनेटर के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, वेक्टर आर मल्टीप्लाई with scalar if scalar have suitable unit। ठीक है, वो कहता है कि वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा स्केलर के साथ अगर स्केलर का हमारे पास क्या है, सूटेबल यूनिट हो। ये सूटेबल यूनिट क्या है, ये हमारे पास वो स्टैंडर्ड्स हैं, इसको आप लोगों ने याद रखना। कोई पूछे ये स्टेबल यूनिट क्या है तो आपने उसको बता देना कि ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जिनके अंदर हम क्या करते हैं, इन क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। ठीक हो गया। ये थे कुछ पॉइंट वेक्टर्स के मुतालिक जिनको आप लोगों ने ज़हन में रखना है। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पे, कि हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक हो गया। तो जो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है उसके ऊपर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग वेक्टर को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, टू वेज।
पहला सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पे तो कहता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास क्या आएगा, वो कहता है वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेज लेटर्स। ठीक हो गया। कि वो हमारे पास कहता है, फॉर एग्जांपल वो कहता है जो वेक्टर्स हैं उनको हम बोल्ड लेटर से डिनोट करते हैं। ए मतलब उभरे हुए अल्फाज, बी वी। ठीक हो गया। कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं, उभरे हुए अल्फाज से, बोल्ड फेज लेटर से। ठीक है। और कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, जाहिर बात है मैग्नीट्यूड भी होगा, ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड, इसका भी एक खास नाम है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। कहता है जो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है वो क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर कहलाता है। ठीक हो गया। और वो कहते हैं इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय लाइट फेज लेटर एंड मोड अराउंड। कि इसमें हमारे पास क्या होगा, एक लाइट फेज लेटर होगा और उस लाइट फेज लेटर को आप लोग इटैलिक लेटर कहते हो। ठीक हो गया। एक लाइट फेज लेटर होगा और उसके गिर्द क्या होगा, हमारे पास मोड होगा। मतलब ए इसके गिर्द मोड, बी इसके गिर्द मोड, सी इसके गिर्द मोड। और याद रखें इस मोड की वजह से मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक हो गया। मोड आप लोगों के पास, मोड होने की वजह से जो मैग्नीट्यूड होगा वो आप लोगों के पास ऑलवेज पॉजिटिव। इसको आप लोग नोट करो, नोट लिखो कि जो मोड होगा उसकी वजह से आप लोगों के पास मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक हो गया। इस चीज को आप लोगों ने क्या करना है, ज़हन में बिठा लेना है अच्छी तरह, ताकि आप लोगों को भूले ना दोबारा। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। ठीक है। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर आप लोग क्या करते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप लोग क्या करते हो, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, थोड़ा बोलने में यार पता नहीं, रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट विथ एरो हेड। ठीक है। कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप लोग क्या करते हो, एक लाइन खींचते हो जिसका एक एरो हेड होता है। ये रही वो लाइन, ये रही वो लाइन जिसका ऊपर जिक्र हुआ है, लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। ठीक हो गया। अभी इस लाइन के पार्ट्स हैं, वो कौन से पार्ट्स हैं, आए देखते हैं कौन से पार्ट्स हैं। लाइन का जो ये वाला किनारा है या ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको आप लोग स्टार्टिंग पॉइंट कह लो, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन इज कॉल्ड टेल। शुरुआती किनारा जहां से लाइन शुरू हो रही है वो आप लोगों के पास क्या कहलाता है, टेल कहलाता है।
हेड, एरोहेड, एरोहेड, एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट या दूसरा नाम एरोहेड, एरोहेड, एंडिंग पॉइंट या एरोहेड इज कॉल्ड हेड। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा हेड टेल, हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल। पता चल गया टेल कौन सा है, टेल और हेड। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे ये जो लाइन की लंबाई है, ये क्या आप लोगों के पास मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ ए लाइन, लेंथ ऑफ ए लाइन इज मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। जहां से लाइन शुरू हुई टेल, जिधर जाके खत्म हुई हेड, और जो उसके दरमियान में जो फासला है, जो लेंथ ऑफ लाइन है, वो आप लोगों के पास क्या है, मैग्नीट्यूड, कोई उसका हजम है। इसकी मिसाल देखें, 5 किलोमीटर, ये निशान लगाया कि कोई चीज 5 किलोमीटर का फासला तय करके इस जानिब गई है। मिसाल के तौर पे वो चीज गाड़ी है, तो क्या कहते हैं, गाड़ी 5 किलोमीटर का फासला तय करके इस तरफ गई है, दाईं जानिब गई है, दाईं जानिब। ओके, 10 किलोमीटर, ये एरोहेड, क्या मतलब, कोई गाड़ी 10 किलोमीटर का फासला तय करके बाईं जानिब गई है, दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट सिमत में गई हैं। ठीक हो गया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बता दी, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन भी बता दी। सिंबॉलिक में क्या करते हैं, बोल्ड फेस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके ऊपर कोई एरोहेड वगैरह नहीं होता, और इसमें हम जो इसका मैग्नीट्यूड है इसको रिप्रेजेंट करते हैं मोड लगा के, जिसके, और लाइट फेस लेटर होता है जिसके इर्द गिर्द 2 लाइनें लगी होती हैं। लाइनों को आप लोग क्या कहते हो, मोड कहते हो। ठीक हो गया। और वो जो मोड है उसकी वजह से मैग्नीट्यूड आपके पास हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हो, एक लाइन सेगमेंट लेते हो जिसके ऊपर एक एरो हेड होता है, उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको आप लोग टेल कहते हो, एंडिंग पॉइंट आपके पास हेड होता है, जो लेंथ ऑफ लाइन है वो आप लोगों के पास क्या है, उस चीज का मैग्नीट्यूड है। नीचे आपको मैंने मिसाल दी, एक गाड़ी 5 किलोमीटर का फासला तय करके दाईं जानिब जाती है, जो कि एरो हेड दिखा रहा है कि कार दाईं जानिब जा रही है। एरो हेड ही आपको बताएगा कि जाने वाली चीज किस तरफ जा रही है। नीचे वाली मिसाल में 10 किलोमीटर का फासला तय हुआ है और चीज बाईं जानिब गई है, और वो कैसे पता चले, वो भी आप लोगों को पता चले एरो हेड के साथ। ठीक हो गया। इन पॉइंट्स को आप लोग ज़हन में बिठा लें और इनको एक तरह से रख लें। आप लोगों को मैंने आसान करके बता दी ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना रहे। अच्छा जी, इन सब बातों के बाद जो चीज़ आप लोगों को आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो आप लोगों के पास है फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कार्टेशियन एक्सिस। क्या चीज़ है, ये आप लोगों को आना बहुत ज़रूरी है। ये आएगी तो वेक्टर को आप लोग प्लेन स्पेस, ठीक है, इसमें रिप्रेजेंट कर सकोगे। क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कार्टेशियन एक्सिस या कोऑर्डिनेट एक्सिस, इस चीज का आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप लोगों ने ये लफ्ज पहले भी सुन लिए होंगे या सुन चुके होंगे आप लोग। ठीक है, आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कोऑर्डिनेट एक्सिस पे या कार्टेशियन एक्सिस पे। ये तीनों चीजें एक ही चीज है। ठीक है, वो कहता है टू लाइंस ड्रा म्यूचुअली परपेंडिकुलर
to each other is called frame of reference or coordinate axis। लग गई बात समझ? कहता है ऐसी दो लाइनें, ठीक हो गया, जो एक दूसरे के बिल्कुल म्यूचुअली एक साथ परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, वो हमारे पास क्या कहलाएंगी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएंगी या कोऑर्डिनेट एक्सिस। अभी वो तरीके देखते हैं जिनसे जो हमारे पास लाइंस हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। दो लाइन एक दूसरे के बिल्कुल म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसको x कह लो, इसको y कह लो। y कह लो, x प्राइम कह लो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ठीक हो गया। x प्राइम कह लो, y प्राइम कह लो, दो लाइन एक दूसरे के बिल्कुल म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसी तरह ये x हो गया और ये y प्राइम हो गया, दो लाइन आप लोगों के पास क्या है? बिल्कुल म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। वो कहता है ऐसी दो लाइंस जो आप लोगों के पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, एक साथ चेक करें, एक लाइन दूसरी लाइन, एक लाइन दूसरी लाइन, पहली लाइन दूसरी लाइन, पहली लाइन दूसरी लाइन, ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, वो आप लोगों के पास क्या कहलाती हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाती हैं या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाती हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अगली बात बहुत इंटरेस्टिंग है, इसी चीज को आप लोगों ने क्या करना है? मिलाना है। चेक करें इसमें अगली बात क्या कहते हैं? कहते हैं सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस is called rectangular coordinate system। सीधी बात, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों कर? सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या कर दिया? इन्हीं लाइनों को, इन्हीं टूटी फूटी लाइनों को जोड़ा। जब जोड़ा, आप लोगों ने पढ़ा यूनियन इज स्ट्रेंथ, जब इन टूटी फूटी लाइनों को जोड़ा तो इन लाइनों ने मिलकर एक सिस्टम बनाया जो हमारे पास क्या कहलाया? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। उस सिस्टम की शेप ऐसी थी कि वो हमें ऐसा लग रहा था कि ये हमारे पास क्या है? एक रेक्टेंगल है। उन लाइंस ने मिलकर एक मजबूत सिस्टम बनाया जिसको हम लोगों ने नाम दिया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और वो लाइनें कौन सी लाइनें थी? वही लाइनें जो कुछ देर पहले म्यूचुअली परपेंडिकुलर थी, अलग-अलग थी, उन्हीं लाइनों ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिसको हमने क्या कहा? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और उसको हम इधर शो करते हैं। क्या आप लोगों को ये वही लाइनें नजर नहीं आ रही? एक्स प्राइम, वाई प्राइम, ओरिजिन, ठीक हो गया? यहां तक बात आ गई समझ? अच्छा, ओरिजिन ये क्या चीज है? ओरिजिन पे बात करते हैं। ये जो दरमियान में ओ लिखा है इसको कहते हैं ओरिजिन। कहता है द पॉइंट वेयर टू लाइंस इंटरसेक्ट। कहता है वो पॉइंट, वो सिरा जिस जगह दोनों लाइंस क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है? ओरिजिन कहलाता है, डिनोटेड बाय ओ। ठीक है, जहां पर दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, बिल्कुल ऐसा पॉइंट जहां पे दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं,
देखे ना, ये कट नहीं कर रही, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ओरिजिन। ये जब इसको हमने इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया तो हमें सारी लाइनें एक दूसरे को कट करती दिखाई दी। इसने इसको इधर कट किया, इसने इसको इधर कट किया, इसने इसको इधर कट किया, इसने इसको इस तरफ कट किया। मतलब चारों लाइनों ने एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट किया इसको हमने कंबाइन मिलाकर ओरिजिन कह दिया। और ये भी ओरिजिन कहलाएगा ऐसा पॉइंट जहां पर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये तो हमने पूरे सिस्टम की बात कर ली ना, लेकिन ऐसा पॉइंट जहां पर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट, ये दो लाइनों ने इंटरसेक्ट किया, ओरिजिन बन गया। ये दो लाइनों ने इंटरसेक्ट किया, ओरिजिन बन गया। ये दो लाइनों ने इंटरसेक्ट किया, ओरिजिन बन गया। ठीक है, इस चीज को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी बात करते हैं इसके एक्सिस पे। इसको मिटाते हैं, बात करते हैं इसके एक्सिस पे। अच्छा जी, कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ी देर पहले बनाया, उसमें आपको एक लाइन ये दिखाई दी, एक्स प्राइम एक्स। वो कहता है दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, this horizontal line is called x axis। समझ आ गई? वो कहता है this horizontal line is called x axis। ठीक है, समझ आ गई। एक तरफ x है भाई, लाइन सेम है, एक तरफ x प्राइम है। अभी ये देखो, ये जो x है ये राइटवर्ड, और याद रखें राइटवर्ड एक्स आप लोगों ने हमेशा पॉजिटिव लेना है। आगे समझ? ये जो एक्स है ये आप लोगों के पास है राइटवर्ड, और राइटवर्ड एक्स आप लोगों ने हमेशा पॉजिटिव लेना है। एक्स प्राइम लेफ्टवर्ड, ये एक्स आप लोगों के पास किधर है, बाईं जानिब है, और इसको आप लोगों ने हमेशा नेगेटिव लेना है। आगे बात समझ? ये आप लोगों के पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन में आप लोगों को एक तरफ x नजर आ रहा है और दूसरी जानिब x प्राइम नजर आ रहा है। ठीक है, जो आप लोगों के पास x है उसको आपने राइटवर्ड लेना है और पॉजिटिव होगा, और जो x प्राइम है उसको आप लोगों ने लेफ्टवर्ड लेना है और वो आप लोगों के पास नेगेटिव होगा। यहां तक उम्मीद है आपको समझ आई। अगली लाइन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगली लाइन कुछ ऐसी नजर आती है, इसको हम लोग कह देते हैं y, इसको कहते हैं y प्राइम। ओके, वो कहते हैं द वर्टिकल लाइन, द वर्टिकल लाइन, द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड y एक्सिस। वर्टिकल लाइन क्या कहलाती है, y एक्सिस कहलाती है। ओके, अच्छा जी, कहते हैं y अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसा y जो कि ऊपरी जानिब है वो y पॉजिटिव। ओके हो गया, और ऐसा y जो निचली जानिब है डाउनवर्ड, वो क्या हो गया, वो y हो गया नेगेटिव। अच्छा, अभी कुछ जगहों पे आपको यही वाली चीज इस तरह नजर आएगी, OX प्राइम। घबराना नहीं है, x पॉजिटिव ही है, O से x तक का फासला ले रहा है, इसको वो ओरिजिन मान रहा है। ओरिजिन से x तक का फासला, ये पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला, O से x प्राइम। ओके हो गया। ये भी आपको चीज कुछ इस तरह नजर आएगी, OY प्राइम, यहां पे आ जाएगा ओरिजिन, ऊपर तक का फासला O से Y पॉजिटिव वाला और O से Y नेगेटिव वाला फासला। ठीक हो गया। इस चीज को आप लोगों ने क्या करना है, ज़हन में रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो x एक्सिस कहलाएगी, वर्टिकल लाइन y एक्सिस कहलाएगी, दरमियाना पॉइंट ओरिजिन होगा। x राइटवर्ड पॉजिटिव, x लेफ्टवर्ड नेगेटिव, y अपवर्ड पॉजिटिव, y डाउनवर्ड नेगेटिव। ओके हो गया। इसके बाद
इनकी हम लोग बात करते हैं प्लेन और स्पेस के अंदर। सबसे पहले हम लोग लेते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2 डायमेंशन। पीछे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 डायमेंशन मतलब प्लेन की बात हो रही है, ठीक है। कहता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2 डायमेंशन, जहां पे हमारे पास क्या होंगे 2 डायमेंशन होंगी। जब 2 डायमेंशन की बात होती है तो वो कहता है इन प्लेन वी रिक्वायर 2 एक्सिस एक्स एंड वाई। ठीक हो गया। एक्स एंड वाई, ओके। एक्स एक्स प्राइम, वाई वाई प्राइम, ठीक है। कहता है प्लेन के अंदर हमें कितने एक्सिस की जरूरत होती है? 2 एक्सिस की, एक्स और वाई की। जाहिर ही बात है 2 डायमेंशन है तो 2 एक्सिस की जरूरत होगी। उसके बाद वो कहता है एंगल इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कहता है जो एंगल हमारा होगा 2 डायमेंशन के अंदर वो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के समक्ष में। ये देखिएगा, क्या कहता है? एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये जो हमारा एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, एक्स पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग 2 डायमेंशन या प्लेन के अंदर एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात की आगे समझ, इसको आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 डायमेंशन प्लेन के अंदर हमें 2 एक्सिस की जरूरत होती है। और इधर भी वही चीज याद रखनी है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस बात को नहीं भूलना, जिधर कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया मतलब चीजें म्यूचुअली परपेंडिकुलर, लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगी, ठीक है। ये 2 पॉइंट आप लोगों ने याद रखने, आगे चल के आपको इनके जरूरत भी पड़ेगी और अगर आपको आते होंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा भी होगा, क्योंकि इनका रोल आगे बहुत ज्यादा है जब आप लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करोगे इन 3 डायमेंशन। और इधर आ जाएगा स्पेस, ठीक हो गया, इन 3 डायमेंशन। और इधर आ गया आप लोगों के पास स्पेस, ठीक हो गया। अच्छा जी, वो कहता है इन स्पेस वी रिक्वायर 3 एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहां पे वो क्या कहता है? स्पेस के अंदर हमें 3 एक्सिस चाहिए होंगे जो कि एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, ओके। और वो एक्सिस हमारे पास कौन सी है? एक्स, वाई और जी। अच्छा जी, इसकी डायरेक्शन की बात करें, देयर डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफिक एंगल 3 इन नंबर्स अल्फा, बीटा, गामा, ठीक हो गया। स्पेस के अंदर हमें कितने एक्सिस चाहिए होंगे? 3 एक्सिस,
एक्स वाई एंड जी एक्सिस, ठीक है, जिनको हम लोग क्या करेंगे, जिनको रिप्रेजेंट करेंगे स्पेसिफिक एंगल के साथ, जो कि नंबर में 3 होंगे और वो होंगे अल्फा, बीटा और गामा। इधर इनको रिप्रेजेंट करते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक हो गया, अल्फा, बीटा और गामा। ये आप लोगों के पास अल्फा, अल्फा, इसको आप लोग नाम दे दो एक्स का, इसको वाई का, ये बीटा और ये जी का, इसको गामा, ठीक हो गया। इधर आप लोगों के पास आपको 3 एक्सिस रिक्वायर होंगे जो कि एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। आपको यहाँ पे तीनों नजर भी आ रहे होंगे, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। उसके बाद रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोगों को 3 किस्म के एंगल चाहिए होंगे, अल्फा, बीटा और गामा। जो एक्स है उसका एंगल होगा अल्फा, वाई का एंगल होगा बीटा, जी का एंगल होगा गामा, ठीक हो गया। ये था आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बीच में किधर से आ गया। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको आएगा तो आगे चल के आपको बाकी तमाम लेक्चर्स की समझ आएगी। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को आपने अच्छी तरह ज़हन में बिठा लेना है और इंशाल्लाह कल हम लोग वेक्टर्स की टाइप्स वगैरह पे और उसकी सब्ट्रैक्शन, एडिशन वगैरह पे बात करेंगे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।